यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की चौपाल लगी थी। चर्चाओं का दौर चल रहा था। चाय की चुस्कियां ली जा रही थीं, तो कुछ सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। तभी उसमें से एक छात्र ने मुद्दा उछाला कि गुरु, ये फ्रांस की भारत से इतनी नजदीकियां कैसे हैं? नजदीकियों का आलम यह है कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने शॉर्ट नोटिस पर ही भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। बाकी छात्र इस बाबत सोच ही रहे थे कि तपाक से उसमें बैठे कथित सीनियर ने मुद्दे को लपक लिया। गुरु पूरे कॉन्फिडेंस में बोला कि यार, आप सबकी यही तो कमी है। आप किसी भी मुद्दे को केवल वर्तमान में देखते हो, जबकि इसे समझने के लिए आपको अतीत के पन्ने पलटने चाहिए। तब कहीं आपको समझ आएगा कि आखिर दोनों के बीच नजदीकियां क्यों हैं। चौपाल में बैठे बाकी छात्रों ने अपनी खोपड़ी खुजाते हुए कहा कि गुरु, जरा इस पर प्रकाश डालिए कि दोनों देश इतने नजदीक कैसे आए। गुरु ने कहा कि अगर आपके पास टाइम हो तब तो बात शुरू करूं, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी होगी। इतना सुनते ही उसमें से एक ने बाकी छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि अरे गुरुजी, आप सुनाइए, सबके पास टाइम ही टाइम है। कम से कम इस बहाने IR का एक टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा। गुरु ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए अपने ज्ञान का पिटारा खोलना शुरू किया। गुरु ने बात को शुरू करते हुए कहा कि बेटा, भारत और फ्रांस के रिश्तों में मौजूदा उछाल कोई नई घटना नहीं है। भारत की आजादी से पहले से ही दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। इन्हीं संबंधों की बदौलत फ्रांस ने भारत के साथ साल 1947 में ही, यानी भारत की आजादी के तुरंत बाद ही, राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इसके बाद 1948 में फ्रांस और भारत के बीच एक समझौता किया गया। इसमें कहा गया कि फ्रांस की भारतीय संपत्ति के निवासी अपना राजनीतिक भविष्य चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। आगे 1962 में फ्रांस ने अपनी भारत में मौजूद बस्तियां भारत को वापस कर दीं। इन्हें 1954 के दिल्ली समझौते के तहत भारत को लौटाया गया था, जिसकी पुष्टि फ्रांसीसी संसद द्वारा की गई थी। गुरु भारत फ्रांस के रिश्तों की कहानी का बखान कर ही रहा था कि चौपाल में बैठा शक्ल से मासूम एक छात्र उसका कायल हो गया। बोला कि गुरुजी, ये सब तो हम पढ़े ही नहीं थे। इससे पता चलता है कि आपको IR का बहुत ज्ञान है। गुरु उसे टोकते हुए बोला कि अभी कहाँ उतावले हो रहे हो? अभी तो कहानी ठीक से शुरू हुई भी नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू होगी। इतना सुनते ही बाकी छात्रों ने मासूम को टोकते हुए गुरु से आग्रह किया कि आप आगे सुनाइए। इसके बाद दोनों के रिश्ते आगे कैसे बढ़े। गुरु फिर से शुरू हुआ और बोला कि देखो बेटा, हमें समझना चाहिए कि दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देश बुनियादी स्वतंत्रता, कानून के शासन और मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर दोनों का साथ आना बनता ही है। हालांकि दोनों देश कई मुद्दों पर अलग अलग विचार रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शीत युद्ध के दौरान दोनों के बीच गर्मजोशी कभी कम नहीं हुई थी। पश्चिमी देशों में फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था जिस पर भारत को भरोसा था। यही वजह है कि उस दौरान सोवियत संघ के बाद भारत जिससे सबसे ज्यादा हथियार खरीदता था वह फ्रांस ही है। हालांकि ये भी सच है कि 1950 से 1980 तक भारत और फ्रांस के संबंध रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा टिके थे। दोनों के संबंध क्रेता विक्रेता तक ही सीमित रहे। इस तरह कह सकते हैं कि वो मित्र होने की बजाय व्यापारिक भागीदार थे। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत से फ्रांस ने भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे जैक्स शिराक साल 1976 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। तो वहीं साल 1980 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड डिएस्टाइंग ने गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की। भारत फ्रांस के बीच 1982 में 36 मिराज 2000 लड़ाकू जहाजों का सौदा हुआ। ये जहाज कारगिल युद्ध के दौरान बेहद कारगर साबित हुए। आगे साल 1998 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक के भारतीय दौरे से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल इस दौरान फ्रांस की कोशिश दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर के रूप में रंग लाई। इससे दोनों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए।
यहां एक बात गौर करने वाली है कि फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसके साथ भारत ने असैन्य परमाणु सहयोग पर करार किया था। सामरिक समझौते के तुरंत बाद साल 1998 में ही भारत ने परमाणु हथियार परीक्षण किया। इसकी प्रतिक्रिया में लगभग सभी अहम पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इसके उलट फ्रांस इस मामले में भारत के साथ खड़ा रहा, यानी फ्रांस प्रतिबंध लगाने वाले देशों की कतार में शामिल नहीं था। इतना ही नहीं, परमाणु परीक्षण के विरोध में कई देशों ने भारत को हथियार निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, मगर फ्रांस ने भारत को हथियार देना जारी रखा। इसके अलावा फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति बंद करके भारत के प्रति अपनी प्राथमिकता दिखाई। भारत फ्रांस संबंधों की परिपक्वता कश्मीर से संबंधित मामलों में भी देखी जा सकती है। फ्रांस कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था, तब भी फ्रांस ने अपनी दोस्ती दिखाई। फ्रांस इसे भारत का आंतरिक मामला बताकर अपने रुख पर कायम रहा। यही वजह है कि बीते 25 सालों में फ्रांस भारत को रक्षा उत्पाद बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। इस मामले में केवल रूस ही आगे है। दरअसल भारत और फ्रांस ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों में समानता दिखाई है। इसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास सहित समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मामले में लगातार भारत का समर्थन किया है। साथ ही सीमा पार आतंकवाद के मामले में वह हमेशा भारत के प्रति सहानुभूति रखता है। वो आंतरिक मामलों के साथ भारत की स्वायत्तता का भी सम्मान करता है। जलवायु परिवर्तन के मामले में दोनों देश कई मामलों में एक दूसरे से सहमत हैं। दोनों ने दुनिया भर में सौर ऊर्जा तकनीक के प्रसार के लिए साल 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर देश सोलर ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने लायक बने हैं। तो बेटा कह सकते हैं कि भारत की आजादी के बाद करीब 4 दशकों तक यूरोप में ब्रिटेन भारत का सबसे करीबी साझेदार रहा था, लेकिन विचारों और पारस्परिक हितों में समानता के चलते भारत की फ्रांस के साथ करीबी बढ़ने लगी। इस बदौलत पिछले 3 दशकों में वह यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार के तौर पर उभरा है। यही वजह है कि फ्रांस रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनकर भी सामने आया है। इतना सुनने के बाद चौपाल में बैठे एक और छात्र ने सवाल किया कि गुरुजी, क्या मात्र एक जैसे विचार और आपसी हितों के चलते ही दोनों देशों के रिश्ते इतने आगे बढ़ गए? चूंकि गुरु ऐसे सवालों से पहले भी 2-4 हो चुका था, उसने इनका उत्तर भी पहले से पढ़ रखा था, इसलिए उसने तुरंत छात्र को टोकते हुए कहा कि नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संबंधित देश के हितों की बात सबसे पहले आती है। आज की दुनिया में दूसरे मुद्दों के अलावा आर्थिक मुद्दा रिश्तों के बनने और बिगड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है, और ये बात भारत और फ्रांस के रिश्तों में भी बखूबी लागू होती है। असल में फ्रांस एक हथियार उत्पादक देश है। ऐसे में वह अपने ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचने की जुगत में रहता है। इसके लिए वो भारत को भी एक ग्राहक के रूप में देखता है। वो भारत को भी ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचना चाहता है। इसकी एक लंबी सूची है। इसमें एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के तमाम रक्षा उत्पाद शामिल हैं। सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। साथ ही इसमें बताया गया है कि फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया है। फ्रांस से भारत का हथियार आयात साल 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच करीब 489% बढ़ा है। जानकार बताते हैं कि फ्रांस इसे और बढ़ाना चाहता है। यही वजह है कि वह भारत से स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का नया ऑर्डर देने का आग्रह कर रहा है। उसकी ये भी इच्छा है कि भारत फ्रांस की एयरबस हेलीकॉप्टर नामक कंपनी के द्वारा नौसेना के लिए बनाए गए NH
90 हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर दे। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रांस भारत से इतनी करीबी क्यों बनाए हुए है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है, यानी दोनों के बीच रक्षा क्षेत्र में ही ज्यादा व्यापार होता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 में फ्रांस के साथ भारत का व्यापार महज 9 अरब डॉलर था, जो साल 2021 में मामूली तौर पर बढ़कर मात्र 13 अरब डॉलर तक ही पहुंच सका है। इसमें एक बड़ा हिस्सा रक्षा सौदों का है। इस लिहाज से देखें तो यूरोप में फ्रांस भारत का सबसे छोटा व्यापारिक साझेदार देश है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। गुरु ने अभी बात खत्म की ही थी कि तभी एक छात्र ने आग्रह करते हुए कहा कि गुरु जरा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए कि भारत और फ्रांस के बीच में हिंद महासागर और हिंद प्रशांत महासागर का क्या कनेक्शन है। बहुत अच्छा बेटा, ये तुमने एकदम बढ़िया सवाल पूछा है। दरअसल इसका कनेक्शन यह है कि दोनों देश विचारों के स्तर पर लगभग एक जैसा एटीट्यूड रखते हैं। ये एटीट्यूड हिंद प्रशांत महासागर में भी नजर आता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और भू राजनीति के एक जैसे हितों के चलते दोनों अपनी सामरिक समुद्री रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र का एक अहम खिलाड़ी रहा है। वो हिंद प्रशांत क्षेत्र की राह में पड़ने वाले इस अहम महासागरीय क्षेत्र की भू राजनीति में नजदीकी से शामिल है। इसी तरह फ्रांस ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभर रही सामरिक हकीकतों को समझने की दिशा में काफी प्रगति की है। दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस के मैयट और रियूनियन द्वीप स्थित हैं। ये द्वीप उसके लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम हैं। इसलिए भारत के साथ साझेदारी से वह इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को व्यापक बनाए रखना चाहता है। दरअसल हिंद और प्रशांत महासागर दोनों में अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए फ्रांस खुद को अमेरिकी चीन प्रतिस्पर्धा के बीच एक संतुलन शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। वहीं इस क्षेत्र में भारत के सामने जिस तरह की समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी हैं, उन्हें देखते हुए भारत के लिए इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख ताकतों के साथ व्यापक और समझदारी भरी साझेदारियां करना जरूरी हो गया है। भारत अपने सामरिक दांवपेच के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में कई साझेदारियां कर रहा है। इस क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी को नया आयाम साल 2018 में दिया गया। इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को और मजबूती देते हुए हिंद महासागर के लिए एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया था। दोनों देशों ने खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपने साझा नजरिए सामने रखे थे। इसमें उनकी सैन्य सुविधाओं और समन्वित गश्ती के लिए पारस्परिक पहुंच समझौता शामिल था। भारत फ्रांसीसी सहयोग समुद्री निगरानी और समुद्री मानचित्रण जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पर्याप्त पूंजी की अनुमति देता है। साथ ही द्वीपीय देशों को विकासात्मक सहायता के अधिक अवसर भी प्रदान करता है। इस प्रकार यह साझेदारी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इस तरह फ्रांस के साथ भारत के संबंध निरंतरता और परिवर्तन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसने भारत के रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक उद्भव पर दांव लगाया है। कुल मिलाकर कहें तो द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों ने भारत और फ्रांस को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया है। हालांकि भारत और फ्रांस के संबंधों में मजबूती की एक बड़ी संभावना अभी भी मौजूद है। गुरु ने भारत फ्रांस संबंधों का बखान यहीं रोक दिया। चौपाल में बैठे छात्र गुरु को कृतज्ञता भरी नजरों से देख रहे थे। गुरु ने इस कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए चौपाल स्थगन की घोषणा कर दी। इसके बाद सभी अपने अपने आशियाने की तरफ चल दिए।